हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो फरवरी महीने के सेकेंड वीक के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज अगर हम लोग बात करें, संडे है और आज हमने फरवरी महीने का दूसरा वीक कंप्लीट कर लिया है। इस वजह से हम दूसरे वीक के करंट अफेयर्स को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड वीक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ विद डिटेल, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसा कि आपको मालूम होगा, मैं डेली बेसिस की क्लासेस अपलोड करता था, बट ध्यान रखना आप लोगों का उतना सपोर्ट मुझे नज़र नहीं आया, आप लोगों का इंटरेस्ट उतना नज़र नहीं आया। इस वजह से मैं यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आया हूँ। लास्ट भी मैंने फर्स्ट वीक के करंट अफेयर को स्टार्ट किया था और अब हमने फरवरी के सेकेंड वीक के करंट अफेयर की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज आज हम लोग उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे डेली करंट अफेयर के साथ आना चाहिए, अगर आप लोगों को लगता है कि जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मैं बना रहा था उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि सर डेली करंट अफेयर ही आप कंटिन्यू करिए। ये वीकली करंट अफेयर्स तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, बट डेली करंट अफेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, उसके बाद ही मैं कोशिश करूंगा डेली करंट अफेयर्स बनाने की। अदरवाइज मैं ये वीकली करंट अफेयर लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरी तरफ से पूरा इनिशिएटिव रहता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं मैं चाहता हूं कि सबकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन हो, बट आप लोगों की तरफ से मुझे उतना इनिशिएटिव नज़र नहीं आता, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे लाइव प्रीमियर लेकर आता हूँ उस वक्त दो एक बंदे देख रहे होते हैं। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बट उसका कोई आउटपुट मुझे नज़र नहीं आता, इसीलिए मैं अब वीकली करंट अफेयर लेकर आया हूँ। बट फिर भी अगर हम लोग बात करें, आप लोग कमेंट कीजिएगा। एटलीस्ट अगर 5 से 10 लोग भी कमेंट करते हैं तो फिर मैं डेली करंट अफेयर्स की भी वीडियो साथ के साथ, ध्यान रखना, प्रीमियर और लाइव लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको हेल्प हो सके। जैसा भी आपको लगे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल हम लोग फरवरी महीने के दूसरे वीक के करंट अफेयर को स्टार्ट करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो सभी हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो, ध्यान रखना, एग्जाम राजनीति के नाम से है। आपने अब तक मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलने वाले हैं वो यहीं पर ही मिलने वाले हैं। जितनी भी पीडीएफ मिलने वाली है वो यहीं पर मिलने वाली है। जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस, या अगर हम लोग बात करें पीडीएफ के लिंक, यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो ध्यान रखना, ये जो मैं यहाँ पे आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जो किस नाम से है तो एग्जाम्स नीति बाई राहुल सर के नाम से है। आप अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को मेरे इस एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से बता सकते हैं, ताकि वो इजीली मुझे यूट्यूब पे सर्च कर सके, ठीक है। तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हमारे इस सीरीज को। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तब करना जब आपको ये वीडियो थोड़ा यूजफुल लगे, ठीक है। और आपको लगता है कि वीडियो में वाकई मेहनत की गई है, यूजफुल है, तो आप ध्यान रखना इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। साथ ही साथ वो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या मैं जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर रहा था उसे अपलोड करना है, या आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं डेली करंट अफेयर के साथ आऊँगा, अदरवाइज मैं वीकली करंट अफेयर्स आने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर डेली करंट अफेयर लाना है तो उस वक्त तरीके से मैं डेली करंट अफेयर लेकर आऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। रिसेंटली इंडिया हैज़ स्टार्टेड इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी विद विच कंट्री। तो ये किसके साथ स्टार्ट किया गया, आप ध्यान रखना, यूएसए के साथ स्टार्ट किया गया। यूएसए यानी ध्यान रखना अमेरिका के साथ। अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करें, हमारे देश के पीएम और अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि जो बिडेन और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों के बीच में एक मीटिंग जिसके तहत ये इसका आउटपुट निकल आ गया है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई है, जो कि इमरजेंसी में काम आने वाला है। इससे रिलेटेड अगर हम एक मुख्य बिंदु समझने की कोशिश करें थोड़ा, तो आप समझना, मई 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच अपनी रणनीति प्रौद्योगिकी की साझेदारी की है और रक्षा औद्योगिकी के सहयोग का विस्तार करने के लिए आईसीई की घोषणा की है। आईसीईटी की घोषणा की है। आप ध्यान रखना, ये आईसीईटी क्या है तो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, ठीक है भाई, आईसीईटी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन को, जिसमें ये पूछा गया है, ये हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें लेकर आए। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए
रियल टाइम सोर्स अपोशनल सुप्रेसाइट लॉन्च किया गया है। विच स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी हैज रिसेंटली लॉन्च रियल टाइम सोर्स अप्रोचिएमेंट सुपर साइट को लॉन्च किया गया है? तो वो है न्यू दिल्ली। किसके द्वारा? तो न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा हाल ही में इस ऐप को या इस प्रोसेस को प्रदूषण के निपटाने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई। हाल ही में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रियल टाइम सोर्स ऑफ सुपर साइट लॉन्च किया है। यह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और थेरी एक संयुक्त उद्यम है। उन्होंने सुपर साइट हर घंटे के आधार पर प्रदूषण के स्रोत का विवरण साझा करेगी और साथ ही साथ अगले 3 दिनों में पूर्वानुमान देने की भी ये कोशिश करती है। यानी ये ध्यान रखना, प्रिडिक्शन करेगी पहले से ही कि हमारे जो पॉपुलेशन है इसका स्तर किस तरीके से बढ़ने वाला है, ताकि हम उसको बढ़ने से पहले कंट्रोल कर सकें। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? इन विच सिटी वॉज द G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन रिसेंटली? जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर की बात की जाए तो ध्यान रखना, आपको मालूम है G20 2023 की जो अध्यक्षता है वो कौन करने वाला है? इंडिया। इसीलिए इनके जितने भी समिट, जितने भी मीटिंग्स होंगे वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? इंडिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। तो हम एक बार देखने वाले हैं इसे किसने यहाँ पे किसके द्वारा इसे लीड किया गया। भारत की अध्यक्षता G20 में रोजगार कार्य समूह की बैठक राजस्थान के जोधपुर में की गई, जो कि अभी हमने समझा। इस बैठक में संबोधित करने हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के सभी लोगों के लिए एक अच्छे काम और समावेशी विकास के लिए अधिक अवसर पैदा करने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। ध्यान रखना। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी लोग हैं उन्हें अच्छी तरीके से काम करने का, इंटरनल डेवलपमेंट करने का और अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के क्षेत्र में या इसके तहत इसमें कार्य किया गया है। थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग समझने वाले हैं वो है, हाल ही में भारत ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया है? तो वो है कॉन्गो। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप ध्यान रखना, गुरुग्राम में। ठीक है, गुड़गांव में। और आप ध्यान रखना ये इंडिया ने एक संगठन बनाया है जो किससे रिलेटेड है? तो वो सोलर से रिलेटेड है। इसमें नया देश कौन शामिल हो गया? तो कॉन्गो। हाल ही में अगर हम लोग बात करें, भारतीय विदेश मंत्री ने बताया कि कांगो गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्जबेल ने संयुक्त सचिव उपस्थिति में आईएसए को ज्वाइन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल सर्वप्रथम पीएम मोदी जी के द्वारा 2015 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती जरूरतों के लिए एक क्रियान्वित उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच है, जिसके तहत ये सारे कार्य करता है। आई होप आपको ये वीडियोस या ये जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अगर समझ में आ रहे हैं, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो आप ध्यान रखना, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको तो पता ही है, आपको करना क्या है, मेरे इसको लाइक करना है और ध्यान रखना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना है, ताकि इसमें ज़्यादा व्यूज़ आए, ताकि मैं थोड़ा इंटरेस्टेड दिखाऊं। और ध्यान रखना, मैं डेली करंट अफेयर की तरफ दोबारा आ पाऊँ। लेकिन अगर आपका ऐसे ही रवैया रहा, आप अगर ना आओ, तो फिर ध्यान रखना मेरी मेहनत करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको ऐसा लगे तो ध्यान रखना, आप इस वीडियो को देखना, शेयर करना। अदरवाइज़ यहाँ पे ध्यान रखना, मैं इतनी जो हार्डवर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस बनाता हूँ, ये आपके लिए ही तो कर रहा हूँ मैं। हाल ही में भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत की गई है। ये किसके द्वारा की गई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। Who has been recently started Project Ellora to promote the local language of Indian from the digital world. That is approved by Microsoft company.
माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने एलोरा प्रारंभ किया था, और जिसके तहत अगर हम लोग बात करें तो आपको ये फैक्ट्स समझ में आने वाले हैं। ठीक है भाई, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे टाइम चाहूँगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इशू कर रहा है, बहुत छोटा नज़र आ रहा है। आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए पढ़ने में। ठीक है भाई, तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो आप ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में स्थानीय भाषाओं जैसे गोंडी, मुंडारी, छोटी भाषाओं को डिजिटल दुनिया में प्रवेश करवाना चाहते हैं और इनका प्रयोग बढ़ाना चाहते हैं। एलोरा का मुख्य लक्ष्य भावी पीढ़ियों के लिए स्थानीय भाषा और संस्कृति की संरक्षित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाया जाएगा। इसमें डिजिटल उपस्थिति से कुछ भाषाओं को विलुप्त होने से खतरे से बचाने की कोशिश की जा रही है। ध्यान रखना, मेनली अगर हम लोग बात करें हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस है, उस लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए एक डिजिटल प्रोग्राम है जो इसके तहत किया जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेजबानी करने वाला है? फॉलोइंग ऑफ दीज में से, निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो कि फुटबॉल एशिया कप 2027 की मेजबानी करेगा? तो वो देश है कौन सा? सऊदीया अरब। सऊदीया अरब जो कि 2027 में ध्यान रखना मेजबानी करने वाला है। किस चीज़ की? तो एशियाई फुटबॉल कप की। एशियाई फुटबॉल कप परिसंघ की घोषणा कब की गई थी? सऊदी अरब ने 1956 में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार 2027 में एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी हासिल की है। यह निर्णय बहरीन की राजधानी मनामा में 1 फरवरी को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की 33वीं कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान किया गया था। दिसंबर 2022 में भारत की वापसी के बाद मनामा में कांग्रेस के केवल सऊदी अरब की बोली प्रस्तुत की गई। किसकी? तो बोली प्रस्तुत की गई सऊदी अरब की। एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज करने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, और आपको तो पता है सऊदी अरब, दुबई, ये क्या है। सो जितने भी बेसिकली देखो, क्रिकेट की टीम इनकी नहीं है लेकिन क्रिकेट दबा के करवाते हैं। फुटबॉल की टीम इनकी नहीं है लेकिन फुटबॉल दबा के करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं। दैट मीन्स ये टैक्स पॉलिसीज़ को इतना फॉलो नहीं करते, इनकम के अलग अलग सोर्सेज बनाना चाहते हैं। बट हमारे इंडिया में क्या है इनकम का सोर्स? वो है टैक्स पॉलिसीज़। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है? तो म्यांमार की बात की जाए, ये हमारा पड़ोसी देश, जिसे बर्मा के नाम से भी पहले जाना करते थे हम लोग, तो इसी म्यांमार ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया है। म्यांमार की राज्य प्रशासन परिषद ने 4 क्षेत्रों और राज्यों को 37 शहरों में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी है। 37 कस्बों में से 11 शहर सांगिंग क्षेत्र से, 7 चीन राज्य से और 5 मेघालय और बागो क्षेत्र से, 4 कस्बे कास्य और राज्य से और दो तनी छई क्षेत्र से, काइनी राज्य से और 1 मोन राज्य से। आपातकाल की स्थिति में 6 महीने और बढ़ाने के ठीक बाद ये कदम उठाया गया है। वो बेसिकली यहाँ पे आपातकाल लागू हो गया था, वो आपको पता ही है। दैट्स वाई यहाँ पे इसमें मार्शल लॉ लागू किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य के लिए युवाओं और देश के अन्य हिस्सों में युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द युवा संगम portal with an aim to create empathy between the youth and northern east states and youth of other part of country? That why धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। युवा संगम पंजीकरण का 6 फरवरी 2023 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है।
युवा संगम पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने की एक पहल होता है। ठीक है भाई, घनिष्ठ संबंध बनाने की एक पहल करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। हाल ही में भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता? तो रिकी केज ने। किसने? तो रिकी केज ने। भारत के कंपोजर रिकी केज ने 65वें ग्रैमी अवार्ड में अपनी एल्बम डिवाइन टाइट्यूड्स के लिए रॉक लेजेंड स्टीव कैप्लैन के साथ बेस्ट इमर्सिव एल्बम अवार्ड जीता है। ध्यान रखना, बेसिकली ये रिकी केज तीसरे ग्रैमी अवार्ड है रिकी केज का। पहली बार साल 2015 में अपनी एल्बम विड्स ऑफ समसारा के लिए यह अवार्ड जीता था। 2022 में एल्बम डिवाइन टाइट्स के बेस्ट न्यू एज एल्बम की कैटेगरी में स्टीव कोपलैंड के साथ ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड, ठीक है भाई। ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड जो फैक्ट है उसके लिए वीडियोस डली हुई है। किसी से रिलेटेड आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए होती है तो आप मुझे यहाँ पे ध्यान रखना, कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो अभी नए जुड़े हुए हैं मेरे इस चैनल से, ध्यान रखना साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले। इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे समझेंगे। पहले चैनल सब्सक्राइब करें। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप इसे शेयर करो अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, इसे शेयर करो पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको लाइक करो। लाइक तो सबको करना है। पुराने मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प की जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि भैया वीकली करंट अफेयर्स को अगर आप कवर अप करते हो तो मंथली करंट अफेयर, 6 मंथली करंट अफेयर पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वीकली करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम समझने की कोशिश करें। इसमें क्वेश्चन भी कम होंगे, जिसमें आप इजी तरीके से इन्हें समझ सकते हो। हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने लॉन्च की? तो इंडियन रेलवे के द्वारा हाल ही में व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सेवा लॉन्च की गई है। व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सेवा किसके द्वारा? तो हाल ही में व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च की गई है। मतलब आप व्हाट्सएप से फूड डिलीवरी कर सकते हैं अगर आप रेलवे में सफ़र करते हैं, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने वाले हैं, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर उससे पहले थोड़ा फैक्ट समझ लें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के फूड सुविधा के लिए ऐसा किया है। भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अपनी केटरिंग सेवाओं को अधिक ग्राहक केंद्रित बनाने हुए भारत के रेल यात्रियों के लिए कैटरिंग सेवाओं का माध्यम से फूड ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप सर्विस शुरू की गई है। ओके। हाल ही में केनरा बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के सत्यनारायण रजू की बात की जाए तो इन्हें यह अपॉइंट किया गया है। केनरा बैंक की बात की जाए तो यह सत्यनारायण रजू को केनरा बैंक का प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। वह LV प्रभाकर की जगह लेंगे। केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। केनरा बैंक के संस्थापक अम्मेलम सुब्बाराव पई हैं। केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 में हुई थी। और केनरा बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन ये 1969 में हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगला जो हम लोग फैक्ट समझने वाले हैं वो ध्यान रखना ये है। हाल ही में नाउ यू ब्रीथ नामक पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर द बुक ऑफ टाइटल नाउ यू ब्रेथ। ओके। राखी कपूर की बात की जाए तो ये राखी कपूर है। बेसिक सी बात आप समझना, कौन? तो राखी कपूर। और थोड़ा फैक्ट हम लोग समझ लेते हैं पहले राखी कपूर से संबंधित।
6 फरवरी 2023 को गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था और गोल्डन बुक अवार्ड एशिया के प्रतिष्ठित पुरस्कार कार्यक्रमों में से एक है जो साहित्य और सर्वश्रेष्ठ कार्यों में जश्न मनाता है। राखी कपूर को दिसंबर 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नेशनल अचीवर्स अवार्ड में ऑथर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो हाल ही में ध्यान रखना, इन्होंने पीएम कुसुम योजना की बात की जाए 2026 तक इसे इंक्रीज कर दिया है केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पे ध्यान रखना, फिर से ये थोड़ा छोटा है, पहले इसे हम बड़ा करते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि क्या है इसके फैक्ट। ये कर दिया हमने बड़ा, ये इसको थोड़ा कर दिया ऊपर, अब हम इसे समझेंगे। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को 2026 तक बढ़ा दिया है, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका उद्देश्य 2022 से अब तक 30,800 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त कर दी जा चुकी है। लोकसभा में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पीएम कुसुम का कार्यान्वयन गति काफ़ी प्रभावित हुई, इस वजह से इसको आगे बढ़ाया गया। मेगा बिजली प्रोवाइड करने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो किया गया। क्या? तो मेगा बिजली प्रोवाइड या प्रोसेस करने के लिए इसे फॉलो किया गया। ठीक है, अब जो हम लोग समझने वाले हैं वो बेसिकली आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित एक फैक्ट समझने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स में चेंज किया है थोड़ा बहुत, और वो क्या चेंज किया है उसी को हमें समझने की कोशिश करनी है। ठीक है भाई, तो क्या चेंज किया है ध्यान रखना। उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ये जो रेपो रेट है ना, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, कहाँ पे लिखूँ भाई, यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो रेपो रेट है, ये रेपो रेट पहले अगर हम लोग बात करें 6.5 था, कितना? तो 6.25, 6.25, सॉरी ये थोड़ा गलती हो गया, इरेज को छोड़ो, मैं यही कर देता हूँ 6.25। ठीक है, और इसमें अभी ऐड कर दिया गया है कितना? तो प्लस 0.25%। तो अब ध्यान रखना, रेपो रेट कितना हो गया है? 6.5%। कितना हो गया? 6.5%। ठीक है भाई, कितना? तो 6.50%। ऐसे ही जैसे ये रेपो रेट होता है ना, वैसे ही ध्यान रखना क्या होता है भाई? बैंक रेट। बैंक रेट, और बैंक रेट की बात की जाए तो आप ध्यान रखना बैंक रेट किस हिसाब से है। तो बैंक रेट की बात की जाए तो ये ध्यान रखना इसी से 0.025% ज़्यादा होता है, ये 25% बैंक रेट हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें एमएसएफ की, तो जो बैंक रेट होता है हमारा एमएसएफ, ये हो गया 75, सॉरी, है ना, एमएसएफ 6.75। एमएसएफ और बैंक रेट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल यानी बराबर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग समझे, ध्यान रखना, तो इसमें एक हमारा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? 3.35%। ये इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ मैं मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग, ध्यान रखना। यहाँ इसने सिर्फ रेपो रेट के बारे में बताया, मैं आपको बैंक रेट, एमएसएफ और आरआरआर के बारे में भी बता रहा हूँ। सीआरआर और एसएलआर की बात की जाए तो ध्यान रखना, सीआरआर और एसएलआर की बात की जाए तो सीआरआर 4.5% है, एसएलआर कितना है? तो 18% है। तो ये हम जो बात कर रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, किसकी? तो रेपो रेट की और रिवर्स रेपो रेट की। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं वो फैक्ट या क्वेश्चंस, वो क्या है? आई होप ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है, हाल ही में आप ध्यान रखना, इसरो ने किस रॉकेट से 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो कि अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाएंगे? इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन has been installed 3 satellite low earth orbit with which rocket name is SSLV D2 rocket, SSLV D2 rocket। और इसी SSLV D2 रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, और ये आंध्र प्रदेश के श्री हरिहरकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया गया है। इस छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ इसरो ने 3 सैटेलाइट को स्पेस में सफलतापूर्वक भेजा है। इससे भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ी उपलब्धि देखी जा रही है। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम हमारे फैक्ट से संबंधित जो भी है उसे हम इसको प्रोसीड करने वाले हैं। सबसे पहले आप समझना, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है? हाल ही में भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की में, हाल ही में भूकंप के बाद सीरिया और
तुर्की की बात की है इसने, ठीक है। और सीरिया और तुर्की देश की सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त यानी इसका नाम क्या है, ऑपरेशन दोस्त, किस देश के साथ इसने आयोजित किया है, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। ये किस देश के साथ इसने आयोजित किया है। ठीक है, भारत देश के साथ इसने हाल ही में एक योजना स्टार्ट किया और उस योजना का नाम क्या है, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है भाई। विच कंट्री गवर्नमेंट हैज लॉन्च रेस्क्यू ऑपरेशन नेम ऑपरेशन दोस्त टू हेल्प सीरिया एंड तुर्की आफ्टर द रिसेंट अर्थक्वेक। हाल ही में भारत के द्वारा एक योजना स्टार्ट की गई जो ऑपरेशन दोस्त के नाम से जानी जाती है, जिसके तहत भारत सीरिया और तुर्की में होने वाले उस विनाशकारी भूकंप में उनकी मदद करने की कोशिश में जुटा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम अगर थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट समझने की कोशिश करें, ऑपरेशन दोस्त 6 फरवरी 2023 से सीरिया और तुर्की के बीच आए भूकंप को दोनों देशों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित देशों में एक फील्ड अस्पताल, आपूर्ति और बचाव कर्मियों को तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबल मास्टर विमान को भी यहाँ पे ऑपरेशन में लगाया गया है। 7 फरवरी को भारत ने 4 यानी C-17 ग्लोबल मास्टर सैन्य परिवहन विमानों से तुर्की में राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया। एक मोबाइल अस्पताल और विशेष खोज और बचाव दल को भी यहाँ पे भेजा। यानी भारत बढ़ चढ़ के, ध्यान रखना, तुर्की और यहाँ पे सीरिया की मदद करने में जुटा हुआ है। और इसी को इसने नाम क्या दिया है, इसी को इसने नाम दिया है ऑपरेशन भारत, ठीक है। और बहुत बढ़िया कदम है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया कदम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, आप मेरे इस YouTube चैनल पर ध्यान रखना, नए जुड़े हैं, एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए जुड़े हैं। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखना इसे लाइक करना, और अगर हम लोग बात करें ध्यान रखना इसे शेयर करना, तभी यहाँ से आप एग्जिट करोगे, तभी इस क्लास को छोड़ के जाओगे, पहले शेयर करके जाना वीडियो को, ओके। तो ये जो था हमारा आज का सेशन था, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। ध्यान रखना आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग समझें ध्यान रखना तो इसी को कह सकते हैं हम, ठीक है, किस तरीके से ये, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो किस नाम से है, तो टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स नीति के नाम से, एग्जाम्स नीति के नाम से। एग्जाम मत लिखना, एग्जाम्स एस ज़रूर लगा देना, फिर उसके बाद नीति। तो टेलीग्राम चैनल आएगा जिसमें आपको PDF वीडियोज़ की लिंक, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी पुरानी। और डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मुझे ध्यान रखना है एग्जाम नीति तो लिखना ही है, इसके साथ क्या लिखना है भाई, राहुल सर, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे मुझे देख लोगे, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। इसके साथ ही हम इस वीकली करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आपके सजेशन के बिहाफ पे वीडियो लेकर आएंगे।